नमस्कार साथियों, इस क्लास में आंकड़ों का व्याख्या का कवर करेंगे। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऑथेंटिक बुक से ऑथेंटिक क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। खास करके यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर राज्य में प्रोफेसर असिस्टेंट की बहाली निकलती है। चाहे आप झारखंड हो, बिहार हो, अभी बिहार में 4000 से ऊपर पद आने वाला है। तो आंकड़ों का व्याख्या आपने हर प्रकार के देखे होंगे। जो डाटा है क्रिकेट मैच देखते समय या जनसंख्या वृद्धि होती है उस समय भी टीवी पर, टेलीविज़न पर आपको दिखाई देता है। तो इसका मकसद क्या होता है दिखाने का, इस पॉइंट को आपको ऑथेंटिक तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, जिससे आपकी सफलता में 4 चांद लग जाए। आंकड़ा जो होता है, जैसे इंटरनेशनल में आप देखे होंगे कि किस देश में आंकड़ा तेजी से बढ़ा, किस वर्ष बढ़ा, तो कभी कभी सीधा लाइन की ओर दिखाई देता है, तो कभी टेढ़े मेढ़े दिखाई देता है, ठीक है, ग्राफ, और कभी खड़ी पाई के रूप में भी आपको आंकड़ा दिखाई देता होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि किस राज्य में कितना जनसंख्या वृद्धि हुआ है, किस वर्ष हुआ है, तो इस तरह के आंकड़ा अवश्य आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या है? तो इससे फ़ायदा यह हुआ कि हमें एनालिसिस करने में अनेक चीज़ों को महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। राज्य को समय बचत होती है, यह बहुत चीज़ों में हमें खर्च भी बचा लेती है, और इसकी वैल्यू पूरे विश्व में एक है। इसीलिए इसका नाम है डाटा इंटरनेशनल, अर्थात डाटा जो होता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी सेम होती है। हर देश में ऐसा नहीं कि ग्राफ अलग अलग बनता है, हर देश में या पूरे विश्व में ग्राफ एक ही तरीके से बनते हैं, ठीक है। इसका साइज अलग हो सकता है, लेकिन ग्राफ बनाने का जो विधि है वह सेम होता है। तो इसका थोड़ा सा मैं परिचय करवा देता हूँ परिभाषा के रूप में। हम सूचना युग में रहते हैं। सूचना के आधार पर जीवन में बहुत सारे निर्णय ले सकते हैं, बिल्कुल सही है। सूचना के आधार पर जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या में कमी, इन तमाम चीज़ों को कवर करते हैं। आंकड़ों तथा उत्तर पर आधारित रहना पड़ता है, जो कि व्यवस्थित रूप से हमें या जिनका संस्करण हम किसी गणितीय सांख्यिकी तकनीकी से कर सके। डाटा का उपयोग न केवल पूरे भारत में बल्कि दुनिया के बाकी देशों में बढ़ता जा रहा है। क्यों? आप देख रहे हैं कि किस देश में गर्मी की वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको डाटा के माध्यम से ही दिखाई देता है। इससे देखने में, अध्ययन करने में, एनालिसिस करने में आसानी होती है वैज्ञानिकों को और आम लोगों को। ऐसे डाटा को एकत्रित, व्यवस्थापन और संग्रहण के लिए कंप्यूटर, अन्य माध्यमों को उपलब्धता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डाटा द्वारा जानकारी के बारे में सूचना दी जाती है, जो कि संख्यात्मक भी हो सकता है, वर्णनात्मक भी हो सकता है, अर्थात क्वांटिटी और क्वालिटी। आपने देखा होगा, हम कहते हैं कि हमको इतना क्वांटिटी में इस चीज़ को दीजिए, या क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी का मतलब होता है गुणात्मक, ठीक है। हम हिंदी जो थोड़ा सा क्या है, हिंदी का शब्द डिफिकल्ट है, तो इसीलिए कभी कभी क्या होता है यूपीएससी में इसी चीज़ को दिखा देता है, लिख देता है, जो कि क्वेश्चन आसान रहते हुए भी वहाँ बना नहीं पाते हैं। डेटा क्या होता है? इंग्लिश में डाटा बोला जाता है, हिंदी में डेटा। अक्षर, अंक, सांख्यिकी, किसी चित्र को सुव्यवस्थित करना, उनकी गणना करना, प्रक्रिया का प्रसंस्करण कहलाता है, अर्थात डेटा कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा को संकलित कर जांचा जाता है और किसी क्रम में व्यवस्थित करने के बाद संग्रहित कर लिया जाता है। इसके बाद इसे विभिन्न व्यक्तियों के पास भेजा जाता है। बिल्कुल आपने देखा होगा पेपर में भी, पेपर में न्यूज में डाटा आता है कि झारखंड में या विभिन्न राज्यों में जनसंख्या वृद्धि इतनी है, शिक्षा का दर इतना गिरा हुआ है, या महिलाओं की शिक्षित का परसेंटेज निकाला जाता है। तो इसी डेटा के आधार पर निकाली जाती है। डेटा कितने प्रकार के होते हैं? डेटा मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? गणना, तुलना, निर्णय लेना और तर्क लेना। गणना लेने के अंतर्गत इसमें क्या क्या आते हैं? जोड़ना, घटाना, गुना करना और भाग देना, ये सब आते हैं। तुलना में बराबर, बड़ा, छोटा, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान रखेंगे। निर्णय लेने में किसी शर्त के आधार पर विभिन्न अवस्थाएं पर निर्णय ली जाती। तर्क, तर्क मतलब एनालिसिस लेना, मंथन करना। आवश्यक परिणाम को प्राप्त करने के लिए पदों का क्रम होना जरूरी है, वहां पे तर्क हम लोग करते हैं। सूचना, सरल शब्दों में कहें तो डेटा वह प्रक्रिया होने के बाद भी जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना कहते हैं। अर्थात अर्थपूर्ण होना चाहिए, ये नहीं कि कोई उसमें अर्थ ही नहीं है, कोई सही बात ही नहीं है, सब गलत है। अर्थपूर्ण मतलब सही होना चाहिए, ठीक है, वास्तविक होना चाहिए, धरातल पर, ठीक है। 1% इधर उधर होगा चलेगा, लेकिन 99% सही होना चाहिए। वही उसी को बोला यहाँ पे अर्थपूर्ण के रूप में यहाँ पे विश्लेषण किया लिखा हुआ है। सूचना विभिन्न श्रेणी का अनुरूप गुण रखने वाली उपयोग सामग्री होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुकों को आज हम बता रहे हैं, कोई एक ही दूगी बुक से नहीं बता रहे हैं। आप पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा। सूचना के गुण कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अर्थपूर्णता, शुद्धता, अर्थातता, पूर्व जानकारी में सुधार तथा अथा संभव निरंतरता, 5 है संक्षिप्त, 6 है सामायिकता और 7 है कार्य संपादन में सहायक। ये हो गया सूचना के गुण होते हैं। सूचना हमें हर प्रकार से मिलती है, टेलीविजन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, लोगों से, और जाकर के भी सूचना हम ग्रहण कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्वांटिटी और क्वालिटी में दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी हम लोग गुणात्मक कहते हैं, जिसे कहते हैं कि इसमें क्वालिटी कम है, इस टायर की क्वालिटी कम है, बिस्किट की क्वालिटी कम है, अर्थात गुण कम है, ठीक है। वो उतना उसमें और चीज़ों की तुलना में, दूसरे बिस्किट की तुलना में उतना स्वादिष्ट नहीं है। स्वादिष्ट क्यों नहीं है? तो उसमें मटेरियल उतने अच्छे तरीके से डाली नहीं गई है। अभी बहुत सारे बिस्किट में काजू डाली हुई रहती है, किशमिश डाली हुई रहती है, तो उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा प्राइस में चेंजिंग आता है और क्वालिटी बहुत बेस्ट मानी जाती है। ठीक उसी प्रकार अनेक क्षेत्रों में क्वालिटी का ही वैल्यू होती है। क्वांटिटी मतलब होता है वजन। अब यहाँ पे कुछ बातें महत्वपूर्ण है, जैसे क्वालिटी किसे कहते हैं। गुणात्मक विधि मानव सामाजिक वैज्ञानिकों की समझ विकसित करती है। क्या चीज? गुणात्मक अर्थात क्वालिटी। गुणात्मक विधि प्राकृतिक में समग्र है। गुणात्मक एक व्यक्ति परक दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। इसमें एक शोधकर्ता अतरंग रूप में सम्मिलित होता है। इस गुणात्मक विधि में डाटा को संश्लेषित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला तर्क अज्ञानात्मक है। गुणात्मक विधि उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन पर आधारित होती है, जहां लक्ष्य अवधारणा की गहन समझ प्राप्त करने के लिए छोटे तत्व या प्रतिदर्श आकर का चयन किया जाता है। मौखिक डाटा को गुणात्मक विधि में एकत्र किया जाता है। गुणात्मक विधि के प्रयोग में विश्लेषण में प्रयोग किए जाने वाले तत्व, शब्द, चित्र और वस्तु होते हैं। गुणात्मक विधि का प्रयोग चल रही है, प्रक्रिया में प्रयोग किए गए विचारों के आविष्कार के उद्देश्य से किया जाता है। ये हो गए, इसके बारे में आपको हमने पूरा विस्तार से बता दिया है क्वालिटी के गुण, ठीक है। क्वालिटी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। अब क्वांटिटी का क्वालिटी और क्वांटिटी में अंतर भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब क्वांटिटी के बारे में हम अभी चेक करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी कहते किसे हैं, इसे भी आपको ध्यान रखना है। क्वांटिटी जिसे मात्रात्मक बोला जाता है, यह जो भाषा किताबी भाषा है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसे क्वांटिटी बोला जाता है। मात्रात्मक विधि वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अनुसंधान पद्धति से संख्यात्मक डेटा उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है। किसे? अनुसंधान पद्धति से, ठीक है, और संख्यात्मक डेटा उत्पन्न की जाती है। इसमें सांख्यिकी, तार्किक और गणितीय तकनीक का उपयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी वहाँ पे नेट में जीआरएफ में क्वेश्चन आ जाएगा कि सांख्यिकी, तार्किक या गणितीय यह किस एथी से आता है, मात्रात्मक है या गुणात्मक है, तो आप लगाएंगे मात्रात्मक है। यह विधि आपको ध्यान रखना है। मात्रात्मक अनुसंधान विशिष्ट है। क्या है? इसके कुछ परिभाषा भी समझ में आनी चाहिए।
क्या है? मात्रात्मक अनुसंधान विशिष्ट है। मात्रात्मक का दृष्टिकोण उद्देश्य पूर्ण होता है। क्या होता है? उद्देश्य पूर्ण होता है, कुछ न कुछ उसमें उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि शोधकर्ता अब प्रकाशित होता है और जांच का उत्तर देने के लिए विषय पर टिप्पणियों, विश्लेषण और विश्लेषण की सटीक करने का प्रयास करता है। मात्रात्मक निर्णायक है। मात्रात्मक विधि में तर्क निगरात्मकता हो। मात्रात्मक विधि यादृच्छिक प्रतिदर्शन पर निर्भर करता है, जिसमें एक बड़ी प्रतिनिधि प्रतिदर्श विधि को पूरी जनसंख्या के लिए प्रयोग किया जाता है। मात्रात्मक में औसत दर्जे का डाटा इकट्ठा किया जाता है। ऐसा मात्रात्मक विधि में नहीं होती है। मात्रात्मक संख्यात्मक डेटा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमने इससे भी पहले बताया था। मात्रात्मक विधि का उद्देश्य कर के बीच संबंध में प्रभाव के संबंध की जांच करना होता है। ये नहीं कि को कह दिया, वैसा नहीं। यदि को कह दिया कि यह बिस्किट यदि 10 ग्राम से कम है, ठीक है, तो उसकी जांच होती है लाइब्रेरी में, उसे तोला जाता है, मापा जाता है, साइज देखा जाता है, उसके खाने से मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ती है, इन सभी विधियों को चेक की जाती है। जो आवश्यक तत्व मिलाई गई है, क्या ये समय से पहले समाप्त खराब होने वाली है या खराब हो चुकी है, इन सभी विधियों को भी चेक किया जाता है। आंकड़ों का चित्रवर्त वर्णन है। डाटा को कई तरीके से करें मत रूप से निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए, ठीक है, देखिए सारे रूप में भी हम लोग डाटा का प्रयोग करते हैं। बार चार्ट के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, और पिक्टोग्राम के रूप में भी डाटा बनाते हैं, और हिस्टोग्राम के रूप में डाटा बनाते हैं, और लाइन ग्राफ के रूप में भी डाटा बनाते हैं। अर्थात हम लोग डाटा कितने तरह से बना सकते हैं? 6 तरह से बनाते हैं। कभी इस तरह से डाटा बनता है, तो कभी सीधे लाइन में बनती है, कभी खड़ी पाई के रूप में आपने देखा होगा डाटा, ठीक है, और कभी कभी डाटा जो है से इस ढंग से बनती जाती है। ये आपको खास करके देखे होंगे शेयर बाजार में, ठीक है। तो इस तरह से शेयर बाजार में ऊपर नीचे होते जाता है डाटा, इस तरह से। तो 6 प्रकार की ग्राफ बनती है, ये भूलेंगे नहीं। कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। तालिका का मुख्य भाग, तालिका का शीर्षक होता है, तालिका का संख्या होता है, उप शीर्षक होता है, पंक्ति शीर्षक होता है, तालिका का कलेवर होता है, रेखा एवं स्थान छोड़ना, पद टिप्पणियाँ होती है, और स्रोत होता है। ये होता है तालिका में इतने चीज़ों की आवश्यक होती है, तब एक तालिका का निर्माण बनता है या किया जाता है। यह आप भूलेंगे नहीं कौन कौन चीज़ों को, तो हमने बता दिया तालिका का शीर्षक में, ठीक है। अब इससे कुछ डायग्राम के माध्यम से भी हम आपको समझाते हैं। अर्थात तालिका का मुख्य भाग कितने 8 चीज़ों पर आधारित है। इसके 8 स्तंभ होते हैं तालिका का। देखिए यहाँ पे तालिका का डायग्राम हमने बना दिया हूँ। तो ऊपर में सबसे पहले तालिका संख्या शीर्षक लिखा जाएगा, उसके बाद मुख्य स्तंभ शीर्षक यहाँ पे भरी जाएगी। इधर देख लीजिए तो पंक्ति का उप शीर्षक लिखी जाती है। आपने यदि कुछ कोर्स किए हैं तो आपको तालिका इसी तरह से बनाने के वहाँ पे दिया जाता है। उप शीर्षक लिखी जाती है। उप शीर्षक के अंदर में मुख्य भाग लिखा जाता है कि कौन कौन सा भाग आप पढ़ा रहे हैं। फिर लास्ट में उप शीर्षक होती है, और इधर कुल मतलब जोड़ दिया जाता है क्या क्या होना चाहिए। तो इस तालिका के माध्यम से, इस डाटा के माध्यम से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गई होगी। कुछ क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। क्या है क्वेश्चन, उसे भी देखेंगे। जैसे यूजीसी नेट में फर्स्ट क्वेश्चन इसी पर आधारित होती है, थोड़ा सा चेंज रहता है, कभी बदल देगा। तो हमने बताया था कि डाटा 6 प्रकार के होते हैं, ग्राफ। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको सही ढंग से पढ़ना जरूरी है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन कीजिए, 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न विषयों के प्राप्त अंक हैं। विषय दिया गया है, देखिए विद्यार्थी है एक साइड, ठीक है, इधर विद्यार्थी है। उसके बाद कुछ इधर विषय है, गणित है, रसायन शास्त्र, भौतिक है, भूगोल है, इतिहास है, और कंप्यूटर विज्ञान है। देख लीजिए कितना 150 लाना था, 130 लाना, 120 लाना, 100 लाना, 100 अंक का था, और ये 100 अंक का। अर्थात आपने एग्जाम दिए होंगे तो उसी पैटर्न पर यह डाटा जो है से बना हुआ है। इधर स्टूडेंट का नाम है, आयुष है, अमन है, सजल है,
ये विभिन्न प्रकार का स्टूडेंट है, लगभग 7 प्रकार का स्टूडेंट है, ठीक है। रोहित है, मुस्कान है, तानवी है और तरुण है। इन्होंने जो नंबर लाए हैं, ठीक है, एग्जाम में, उसी का डाटा यहाँ पे बना हुआ है। तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी होंगे, लगभग 5 प्रश्न हैं, तो आपको बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अमन द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या है। यदि आप औसत नहीं पढ़े हैं, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, तो आप जा करके, ठीक है, किसी बुक में या किसी जगह पे, तो आप पहले औसत का छोटा छोटा क्वेश्चन बनाने का, सॉल्व करने का कोशिश करें। तो अमन द्वारा प्राप्त अंकों का कैसे करेंगे, तो अमन द्वारा जितने भी प्राप्त अंक हैं, ठीक है, फर्स्ट एग्ज़ाम से लेकर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 1 2 3 4, या सभी विषयों को हम जोड़ देंगे। जैसे 100 प्लस 80 प्लस 80, फिर प्लस करेंगे 40 प्लस 80 प्लस 70। इनको यदि हम कुल करेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद कितने विषय होंगे 1 2 3 4 5 6। एवरेज निकालने, औसत निकालने का सबसे आसान ट्रिक यही है, इससे कोई दूसरा रूल नहीं है। इसे 6 से फिर डिवाइड करेंगे, टोटल जोड़ेंगे सभी को, तो हमें प्राप्त होगी 450। ऐसे डिवाइड करेंगे 6 से, तो अधिक काटेंगे, देखिए 6 सते 42 हो गया। उसके बाद हमें मिला कितना 3, कट गया तो 6 पचे 30, अर्थात हमें 75। औसत क्या होगा 75, किसका, अमन के द्वारा प्राप्त अंकों की। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आयुष ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं। बात करते हैं आयुष का, यहाँ अमन का पूछा था, सेकेंड में आयुष का पूछा है। तो कितने अंक प्राप्त किए हैं, तो सबसे पहले आपको इस डायग्राम को देखना है, बार बार वहाँ भी देखना है कि आयुष के द्वारा कितने हैं। तो आयुष के द्वारा देखिए 90 50 90 60 70 80, इस तरह के इन्होंने प्राप्त किया है विभिन्न विषयों में। तो विभिन्न विषयों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कितने प्रतिशत अंक, तो विभिन्न विषयों को प्राप्त करने के लिए हमें उसे जोड़ना होगा। यदि हम ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 440 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 440, इसे हम इरेजर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 440 आने के बाद हमें क्या मिलेगा, देख लीजिए 440, ठीक है, किसके लिए, आयुष के लिए हम निकाल रहे हैं। तो 440 आ गया, और टोटल विषय कितने थे, कितने अंक के थे, तो 700 अंक के थे, ये भी भूलेंगे नहीं। इसे 100 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, और 7 को 4 अर्थात 440 यदि डिवाइड करेंगे तो 62.8% हमें प्राप्त, 86% प्राप्त होगा, किसको, आयुष के द्वारा। दोस्तों बी में 63% आंसर होगा सटीक। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी विद्यार्थियों के भौतिक में अर्थात फिजिक्स में अंकों का औसत ज्ञात करना है। परीक्षा आप देते हैं तो आप भी अपने विषयों की औसत जरूर निकालते हैं, ठीक है। तो विषयों की औसत निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने जिस तरह से बताया था उसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन भी बनेगा। यदि हम भौतिक विषय की चर्चा करें तो इसमें टोटल कितने हैं, कितने विषय में है, तो विषयों से हमको लेना देना नहीं, केवल यहाँ भौतिक का पूछ रहा है। तो इसी डायग्राम में आपको देखना है फिजिक्स यहाँ है, ठीक है। ये तो टोटल को हम ऐड करेंगे 90 80 70 80 85 65 और 50, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 520 मिलेगा, और 520 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा हमें 74.28 निकलेगा, ठीक है। ऐड करके भी हम आपको बता रहे हैं ताकि अब बच्चे कितने हैं, तो 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, और 7 से डिवाइड कीजिएगा तो मिलेगा हमें 520 टोटल ऐड किए, उसके बाद 7 से डिवाइड किए तो 74, ठीक है, 74.28 आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे किसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो टोटल पर डाटा में कितने स्टूडेंट थे, 7 को दिखाया था, तो यहाँ 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो चारों को जो जो विषय में अंक लाया है सबको ऐड करना होगा। तो आयुष जो है से 440 लाता है, कितना लाता है आयुष, 440 लाया है। उसी प्रकार अमन जो है से 450 अंक लाता है, और सजल जो है से वो भी 450 अंक लाया है। उसके बाद लास्ट में मुस्कान जो है ये सबसे ज़्यादा अंक लाता है,
65 अंक ला करके ये सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करता है। तो ये आंसर हो जाएगा डी। उसी प्रकार निम्नलिखित में से किसने भौतिक रसायन और गणित में सबसे अधिक प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? अमन ने, मुस्कान ने, रोहित ने, आयुष ने। तो प्रतिशत से अब हमें प्राप्त करना है, ठीक है, आंसर लाना है। क्या लाना है? कौन कौन विषय में? भौतिक, रसायन और गणित, 3 विषय में सबसे ज़्यादा प्रतिशत संख्या में किसकी आई, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? आयुष का, अमन का, रोहित का, मुस्कान का। तो आपको बनाने का सबसे आसान ट्रिक है, सबसे आसान उपाय है, किस विधि से बनाएंगे? तो सबको जोड़ना होगा, ठीक है। जोड़ करके देखेंगे तो आयुष का 230 निकलेगा, ठीक है। उसी प्रकार अमन का 260 निकलेगा और रोहित का 225 निकलेगा, मुस्कान का 230 आएगा। तो अधिक प्रतिशत अंक किसको प्राप्त है, ठीक है। तो अंक प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कितने विषय में कितने एथी से मतलब कितने नंबर का एक विषय था, उनसे फिर डिवाइड करना होगा और फिर प्रतिशत में लाना होगा। ये आप ध्यान रखेंगे। मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।